हाँ तो भाई सबको गुड मॉर्निंग। और पीएनसी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमको पीएनसी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज आता है ना। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चैप्टर को देखें तो इसमें से एक सवाल तो आता ही है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, कभी कभी दो भी आते हैं एडवांस में, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो एक जेरोम नाम के पर्सन थे, JEROME। अब वो क्या करते थे, बस मतलब थोड़ा सा मतलब चल फिर नहीं सकते थे थोड़े से, है ना। अब चल फिर नहीं सकते थे तो क्या किया करते थे, वो थोड़ा सा बैठे बैठे कुछ किया करते थे, खाली बैठे रहते थे दिन भर। खाली बैठे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, है ना, टॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या किया भाई। जैसे उन्होंने क्या किया, सिक्का उछाला, उन्होंने सिक्का उछाला, कॉइन। शुरुआत कैसे हुई, कॉइन लिया, उछाला, एक बार उछाल दिया, उसमें देखा हेड आया। फिर दो बार, दूसरी बार उछाला, उसमें देखा टेल आया। फिर तीसरी बार उछाला, उसमें देखा हेड आया। फिर चौथी बार में हेड आया, पांचवी में भी हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। मतलब इन्होंने थोड़ी बार क्या किया, अगर जब एक्सपेरिमेंट किया इसका, तो उस केस में क्या मिला इनको, कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगा कि हेड जो आ रहा है वो बराबर नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने देखा कि जैसे जैसे आप टॉस करने का जो नंबर है वो बढ़ाते जाते हो, तो जो हेड आने के जो चांसेस हैं, मतलब जितनी बार हेड आता है अप्रोक्सीमेट उतनी बार ही क्या होता है, टेल आता है। और तो इन्होंने कह दिया कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप उछालोगे तो जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, मतलब हेड जितनी बार आएगा उतनी ही बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। मतलब इसको क्या बोला इन्होंने कि भाई ये ऐसे ही कुछ किया करते थे। ऐसे ही इन्होंने यही काम किसमें किया, ये काम इन्होंने डाइस में किया। तो इनको पता चल गया कि हेड आने का जो चांस है वही क्या है, टेल आने का चांस है। अगर मैं एक बार में सिक्का उछालता हूं तो हेड आने का जो चांस है दैट इज अ चांस ऑफ द टेल, है ना। देखो ध्यान रखना, हेड आने का अगर मैं कहूं कि भाई एक सिक्का उछाला मैंने, उसमें बोला कि मैंने हेड आने का चांस जो है वो एक तरीके से आधा आधा चांस है, हाफ हाफ चांस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो बार सिक्का उछालोगे और दूसरी बार में आपका हेड आ जाएगा। ये चांस है, दिस इज द ओनली चांस। तो ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको चांस हर बार आपका आने का चांस है। लेकिन वो बात किसकी है, अब बात किसकी है कि आपका चांस आने का मतलब ये नहीं होता कि खाली एक बार 1/2 चांस है, तो आपने क्या किया, दो बार उछालोगे तो 1/2 है, वो आपका हेड आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर बार में आने का चांस 1/2 है। पहली बार में भी आ सकता है, दूसरी बार में भी आ सकता है, हो सकता है आपका बहुत देर में आ गया, ठीक है। चांस का मतलब क्या होता है, दैट इज द ओनली, मतलब सिर्फ चांस बोलते हैं उसे ना। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, डाइस उछाली, डाइस में देखा पहली बार में उछाला, 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 3 4 5 ऐसा नजर आया, फिर 1 1 1 1, है ना, 2 3 4 5 6। जब अब खाली बैठे रहते थे बेचारे, अब चल फिर सकते नहीं थे ज्यादा, तो इन्होंने कहा यार क्या करे, दिन भर खाली बैठा इंसान क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उन्होंने ऐसे ही काम काज चालू कर दिया। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारी प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग ऐसे ही हुई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आपके कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम लिख लिख के सीखते हैं, ठीक है। यहां तक नोट करने का तो कुछ काम है नहीं अभी। तो इसमें भी इन्होंने देखा कि भाई क्या है, अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उछालते हैं तो जितनी बार 1 आ रहा है उतनी बार 2 आ रहा है, उतनी बार 3 आएगा, उतनी बार 4 आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 आना जो होता है वो क्या है, वो आपका सेम चांस है सबका, है ना। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी में लिखते गए, हमें ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं बेसिकली, इसको चांस भी बोलते हैं। मौका, चांस नहीं, मौका नहीं, मतलब मौका तो अलग चीज होती है, ठीक है। चांस है ना, कि भाई क्या चांस है आने के, चांस क्या है इसकी, है ना, ऐसा। संभावना, हिंदी में इसे प्रायिकता भी बोलते हैं ना, हिंदी में से प्रायिकता भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को, ठीक। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो अपन एक एक करके देखते हैं ना। अब देखो पहली चीज तो ये है, एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, आप लेबोरेटरी में करते हो, देखा है ना आपने लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हो आप, उसमें क्या खास बात होती है, और आप डाइस को छाला आपने, एक आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सपेरिमेंट्स, बता सकता है कोई बच्चा, बोलो। हाँ, लेबोरेटरी वाले जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसके आउटकम्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो और आउटकम फिक्स्ड। अब आउटकम अगर फिक्स्ड हो गया, तुम्हारे मैथ्स में इसका क्या काम, कुछ काम नहीं है,
इसीलिए उसको क्या कर दिया हमने, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भेज दिया। समझ गए? जिसमें आउटकम फिक्स हो गया तो उसका मैथ्स में कोई काम नहीं है। अब आउटकम अगर फिक्स हो गया तो आप चांस क्या निकालोगे? कुछ नहीं है, चांस 100% यही आने वाला है। अब वो तो प्रोसेस आपका गलत होगा तो गलत आएगा और सही होगा तो सही आएगा। तो मेन चीज चांस क्या है, यहां पर क्या है, यहां तो हमको देखना नहीं है, तो ये वाले हमारे काम के नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे? एक्सपेरिमेंट रैंडम। अब जैसे आपने डाइस उछाली, डाइस को थ्रो किया। अब डाइस में थ्रो करने में हमको ये तो पता है कि व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या आएगा मतलब, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा। हमको ये तो पता है कि ये इन में से ये आ सकता है कि भाई आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 में से कोई आएगा। यहां पर लिखते हैं आउटकम नॉट फिक्स्ड, आउटकम नॉट फिक्स्ड। लेकिन हमको पता है 1 2 3 4 5 6 में आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा, वो आने के बाद ही पता चलेगा। समझ गए? तो इसमें आउटकम क्या फिक्स नहीं है। तो ये हमारे मैथमेटिक्स में काम के होते हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद आपने देखा कि भाई आपका हेड आया, टेल आया, टेल आया, है ना, ये आएगा। और अगर आपने सिक्के के साथ में डाइस उछाली तो क्या मिलेगा, हेड भी आ सकता है। मान लो सिक्के में हेड आया, डाइस में टेल आया, सॉरी डाइस में टेल नहीं, डाइस में 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ गया। तो ये क्या है, ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ गए? तो हमारे ये मैथ्स में हमारे काम के हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट ही काम के क्यों होते हैं? क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही आपसे चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली चीज होती है एक इवेंट। क्या होती है? इवेंट। सबसे पहली चीज भाई, इवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? घटना। घटना क्या होती है? कहानी की तरह होती है। इवेंट क्या होती है? घटना। इवेंट को बोलते हैं हिंदी में एक घटना। जो घट गया उसे बोलते हैं घटना। घट गया मतलब हो गया। मतलब आपको कहानी सुनाएंगे, जैसे ये होती है मैथ्स की कहानी, इसे क्या बोलते हैं? मैथ्स की कहानी। अब मैथ्स में कहानी सुनाई, वंस अपॉन ए टाइम वी हैव थ्रोन अ डाइस। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम वी हैव थ्रोन अ डाइस, हमने एक डाइस थ्रो करी और एंड कॉइन हैज बीन टॉस्ड। हमने क्या किया, एक डाइस फेंकी और कॉइन टॉस किया। अब ये क्या हो गई? ये मैथमेटिकल इवेंट हो गई। तो इसी को बोलते हैं क्या? इवेंट। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो, समझ में आया? सीधी सी भाषा, फालतू की चीजों में डेफिनेशन में कोई मतलब नहीं है। चाहो तो मैं लिख देता हूं, लो बढ़िया वाली डेफिनेशन लिखो। चलो, इसमें फालतू की चीजें नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टोरी। एक कहानी सुना दी, मैथमेटिकल स्टोरी और मैथमेटिकल ट्रायल्स। ठीक है, मैथमेटिकल स्टोरी, मैथमेटिकल ट्रायल। ठीक है, अब अगर आपने बोला कि भाई एक इवेंट ए हो गई, अब इवेंट है, ठीक है, अब इवेंट होगी तो उसकी क्या होगा, कुछ आउटकम भी निकलेंगे। अगर इवेंट होगी तो उसके क्या होंगे, कुछ पॉसिबल आउटकम्स भी निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अच्छा, इवेंट में भी कैसा हो सकता है कि एक तो इस टाइप की इवेंट हो सकती है कि आपका क्या है, जैसे आपने डाइस थ्रो करी, एक डाइस थ्रो करी, देन आपने क्या किया, आपका कॉइन टॉस कर दिया, तो ये एक सिंपल इवेंट है। फिर दूसरी इवेंट क्या है, आपने डाइस थ्रो करी, साइमल्टेनियसली आपने क्या, कॉइन फेंका, तो वो क्या है, वो आपकी क्या कहलाती है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बोलो। तो पहली होती है नंबर फर्स्ट, सिंपल इवेंट। वन इवेंट अकरिंग at the same time. One event occurring at a same time. तो अपनी एक इवेंट होती है सिंपल इवेंट, वन इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम। आप जानते हो सिंपल इवेंट है, और आपका 2 और मोर इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका कंपाउंड इवेंट, है ना। कंपाउंड इवेंट क्या है, मतलब जैसे अगर आपने मान लो डाइस थ्रो करी और आपने साथ में क्या कर दिया, आपने कॉइन भी टॉस कर दिया, है ना। तो ये डाइस थ्रो, कॉइन टॉस करना साथ में जो अगर इवेंट हो तो ये क्या है, ए बी एक तरीके से, है ना। दो इवेंट साथ में होने का मतलब क्या है, ए बी लिखा होता है कभी कभी, या फिर ए इंटरसेक्शन भी, ऐसे भी लिखा जाता है ना। एग्जाम्पल इसका ये भी है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताओ
अगर मैं कोई इवेंट कर रहा हूं तो इवेंट क्या होंगे, आउटकम्स भी आएंगे, है ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे अगर मैंने डाइस को थ्रो किया तो उसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे, बोलो। अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो उसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर इवेंट के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है ये, डबल एस, सैंपल स्पेस, है ना। इसी को बोलते हैं डेफिनेशन सैंपल। सैंपल स्पेस मतलब क्या है, जो जो आपका आउटकम में आएगा पॉसिबल, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका जो नंबर है उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल, डाइस थ्रोन, क्या किया हमने, डाइस थ्रोन, डाइस अगर मैंने थ्रो करी तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो कितना है, 6 है। सैंपल स्पेस है वो क्या है, 6। 6 मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। इसके बाद और एक एग्जांपल लिखो, डाइस एंड कॉइन थ्रोन साइमल्टेनियस। क्या, अच्छा ऐसा ही होता है। साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, तो सही कह रहे हो यार, मैंने साइमल्टेनियस की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है, एस आई लिखा, मैंने एस वाई लिख दिया है ना, साइमल्टेनियस, ठीक है। अगर डाइस और कॉइन को आपने साथ थ्रो किया तो उसमें आउटकम्स आएंगे, वो क्या आएंगे, देखो, हैड 1, हैड 2, हैड 3, हैड 4, हैड 5, हैड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए इसके, बताओ। सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो गया, 12। समझ में आया, कितने आउटकम्स है टोटल नंबर ऑफ, वो आपका सैंपल स्पेस है। ओके, नोट डाउन करो यहां तक। कोई आपको इवेंट दी होगी, जैसे कोई घटना है ना, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको, डाइस थ्रोन, ठीक है, एक डाइस थ्रो करी, ठीक है, और इसमें से एक और घटना आपने का निर्माण किया। अब ये डाइस थ्रोन का नाम आपने ए दे दिया, एक तरीके से डाइस थ्रो करी, है ना। अब इसमें एक इवेंट बोल दी, ए इक्वल्स टू कमिंग ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो गया, सैंपल स्पेस माइनस ए। समझ गए, ये तो जानते हो ना, अपन ने पढ़ा है 11th में। सैंपल स्पेस में से अगर एक ही इवेंट को माइनस कर दोगे, मतलब आप ए के अलावा जो बच्चे केसेस हैं, मतलब इवन नंबर के अलावा जो बाकी इवेंट होगी वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब इवन नंबर के अलावा कुछ भी नंबर आएगा डाइस पर तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट कहलाएगा। समझ गए, बेसिक चीज, कुछ भी नहीं है इसमें, आपका सेट सेट वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद अगली एक छोटी सी इवेंट और होती है, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या आएगा, हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ या चांस ऑफ अक्रेंस
ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज सेम। मतलब इवेंट के जो अकरेंस के चांसेस हैं वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो आपकी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है? मतलब इवेंट्स लगा लो, ऐसे दो इवेंट होंगे ना, मतलब कम से कम दो इवेंट हैं, वही दो इवेंट हैं इक्वली लाइकली हैं, मतलब उनकी क्या है, आपका चांस सेम होगा। चांस मतलब अब चांस आगे जाके पढ़ेंगे हम, प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। ठीक है, कुछ बेसिक छोटी छोटी सी चीजें सीख लेते हैं पहले, है ना। जैसे अब आपको कोई सवाल दिया, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं कोई सवाल देता हूँ छोटा सा, है ना। सवाल करना नहीं सीखेंगे, सवाल में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों की काम आएगा, वो अपन को देखते हैं उसमें, है ना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, डाइस एंड 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, है ना। 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन। सबसे पहली 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। मान लो आपसे बोला कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डबलेट क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना। तो सबसे पहली चीज इसमें हमको दो चीजें समझनी है, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सिर्फ। देखो, कभी भी कोई सवाल दिया होगा ना, उसमें एक इवेंट तो होगी, वो ओरिजिनल इवेंट होगी, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी, मतलब वो उसी इवेंट में से कुछ इवेंट्स निकलेंगी। जैसे इसमें ओरिजिनल इवेंट क्या है, 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, तो ये हो गई ओरिजिनल इवेंट। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 1, है ना, 1 2 डॉट 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 6 6। कितने इवेंट हो, कितना हो गया भाई इसका सैंपल स्पेस, 36 हो गया, है ना। दोनों डिफरेंट मान के चल रहा हूं मैं। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट है ना, ये एक और इवेंट होगी जो एक तरीके से फेवरेबल इवेंट है। मतलब जो पूछा जा रहा है वो हमारा क्या है, वो फेवरेबल हो गया एक तरीके से। मतलब 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रो करी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट मतलब हमको जो फेवर करना है जिस इवेंट को, उसका हमने फेवरेबल, तो इसको इस वाली इवेंट को क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू क्या हो गई, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हमारी फेवरेबल इवेंट है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ ये सैंपल स्पेस है वो कितना हो गया, 36, फेवरेबल कितना है आपका, ये ए। तो ये हमारी एक तरीके से क्या है, ये अपना फेवरेबल होता है। जैसे अगर आपको बोला कि भाई डाइस एंड कॉइन हैज बीन थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इन द कॉइन एंड 1 ऑन द आपका डाइस, तो उस केस में हेड और 1 वाली जो इवेंट हो गई वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी फेवरेबल हो गई। और जो कुछ इसमें कुछ नहीं दिया शुरुआत में, जो इकट्ठी दी है वो क्या है, वो सैंपल स्पेस वाली इवेंट होती है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से कुछ पार्ट हमारा क्या निकलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है। फेवरेबल इवेंट कौन सी होती है, जिस इवेंट को आपको पूछा गया है, या आंसर, या ऐसा बोलो कि जिसका आंसर पूछा गया है आपसे। जैसे आपसे कोई इवेंट दे दी कि डाइस थ्रोन, या मतलब चलो ऐसा बोला कि एक बस गई यहां से लेकर, मान लो यहां से लेकर कहां तक जा रही है, बस हैज बीन गोन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, है ना। व्हाट इज द चांस दैट इट विल स्टॉप एट द, मतलब कोई स्टॉपेज दिए होंगे, रूट्स दिए होंगे उसमें कि वाले इस वाले रूट पर रुके। तो हमारी फेवरेबल क्या हो गया, वो जो रूट दिया है जिसके बारे में पूछा है। तो जो पूछा गया होता है वो हमारा फेवरेबल पार्ट होता है। ठीक है, और वो फेवरेबल इवेंट किस से निकलती है, जो ओरिजिनल इवेंट होती है उसी इवेंट में से निकलती है। ठीक है, तो अभी अपन इसमें एक डेफिनेशन देखते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी of an event A equals to number of cases favorable to A upon total नंबर ऑफ केसेस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन एफ अपॉन एन सैंपल स्पेस, एन एफ अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए अपॉन नंबर ऑफ केसेस, ठीक है,
इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ केसेस आपका आपका इन द सैंपल स्पेस है ना, तो प्रोबेबिलिटी P, तो P इक्वल टू क्या लिखा, NF अपॉन NS। अच्छा अब मुझे बताओ जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो क्या क्या पॉसिबल है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल स्पेस के बराबर हो सकता है, तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी किसी नंबर की जो होगी वो 0 से लेकर कहां तक मिलेगी, 1 तक के बीच में मिलेगी। ठीक है, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी 1 है उसको तो श्योर इवेंट बोलते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपकी आपकी 0 है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब यहां से देखो एक चीज और देखते हैं, अगर दो इवेंट हैं, टू इवेंट हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, क्या आर इक्वली, मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की वो 1/3 आ गई, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की वो भी 1/3 आ गई, बोलेंगे क्या सीधे, दोनों इवेंट क्या इक्वली लाइकली। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर, एक और टाइप की इवेंट होती है, एक होती है हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या है, नो इवेंट अदर देन दैट, या ऐसा बोले कि अगर इफ ए बी सी डी आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव अगर ए बी सी डी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, समझ गए। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अगर आपका क्या है सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे, ये एग्जॉस्टिव है। जैसे एग्जांपल देखो, डाइस थ्रोन, अब इसमें इवेंट डिसाइड करिए, एक कमिंग ऑफ प्राइम नंबर ऑन प्राइम ऑन फेस ऑफ, फेस ऑफ डाइस मतलब डाइस में जो आया, बी इवन नंबर ऑन डाइस, तीसरी इवेंट डिफाइन कर दी, प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, तीसरी नंबर ऑड नंबर ऑन डाइस, चौथी नंबर डी नंबर ऑड नंबर लेस देन 5 ऑन डाइस। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि ए और बी एग्जॉस्टिव है क्या, क्या ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, एग्जॉस्टिव का मतलब जिनका यूनियन 1 2 3 4 5 6 आ जाए, क्या ए और बी एग्जॉस्टिव होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ए में क्या आएगा, देखो ए में आएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है भाई 2, इसमें क्या क्या आ रहा है 2 3 5, फिर दूसरे में क्या आ रहा है 2 4 6, फिर तीसरे में कितना आ रहा है 1 3 5, चौथे में क्या आ रहा है 1 3। क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए बी एग्जॉस्टिव है, नहीं है एग्जॉस्टिव, दिख रहा है ना 1 नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी सी एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, बताओ। ओके, एग्जॉस्टिव है ना बी सी कि नहीं है, बताओ। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, 2 इवेंट 3 इवेंट 4 इवेंट जितने भी इवेंट हैं उनको एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे, अगर वो क्या है उनका यूनियन आपका बना गया, वन का मतलब ये आ गया।
सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, अच्छा मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई बी, मान लो ये लिख दिया, चलो ये लिख देता हूं, ये लिखा BC, BCD एग्जॉस्टिव है, बताओ एग्जॉस्टिव है। फिर उसके बाद आपसे बोलूं CD एग्जॉस्टिव है, नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। कर लिया नोट, छाप लो जहां तक जरा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। जैसे तुम अगर चाहते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, इफ अकरेंस of one event reject the possibilities of occurrence of other, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास इंडिया है ना, ठीक है। अब मान लो 3 इवेंट है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश है ना, बीडी बांग्लादेश है ना, मान लो ये 3 है। अब अगर इंडिया चाहता है कि वो मिसाइल चलाए, उसके पास एक मिसाइल लगा दी अभी, मान लो, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी मिसाइल है, लो बाई चांस लड़ाई हो गई और हमारे पास एक मिसाइल बची है, अब हमको क्या करना है, 3 जगह पे चलाना है। तो पहली जगह चलाने की इवेंट नंबर 1, दूसरी चलाने की इवेंट नंबर 2, तीसरी चलाने की इवेंट नंबर 3। अब अगर आपसे बोल दिया कि वो जो एक मिसाइल बची हुई है अगर आपने पाकिस्तान पे चला दी, तो एक बात कंफर्म होगा कि उसकी मिसाइल की यहां पर और यहां पर जाने की पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट हो गई सारी, हो गई कि नहीं हो गई, यस और नॉट, क्लियर है। आपके मिसाइल के पाकिस्तान जाते ही वो कहां नहीं जाएगी, वो चाइना और बांग्लादेश नहीं जाएगी। और अगर वो मिसाइल चाइना चली गई तो क्या होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान चले और बांग्लादेश चली गई तो चाइना और पाकिस्तान नहीं जाएगी। समझ गए, मतलब ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट क्या करता है, रिजेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पर लिखते हैं इफ A and B are mutually exclusive, तो क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा अगर मैं आपसे बोलूंगा इफ E1 E2 E3 डॉट 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 En are n mutually exclusive event, E1 E2 E3 डॉट 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 n are mutually exclusive event, तो यहां पर क्या लिखेंगे, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल, किसके लिए, I इज नॉट इक्वल्स टू J एंड I कॉमा J बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 n। क्लियर है, मतलब सारे EI और EJ, मतलब अगर एक इवेंट हो गई तो बाकी कोई भी इवेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। समझ गए, मतलब अगर E1 इंटरसेक्शन E2 E2 इंटरसेक्शन E3 E3 इंटरसेक्शन E4, और इवन अगर ऐसा है
तो ये क्या इंप्लाई करता है कि E1 E2 E3 का भी इंटरसेक्शन 0 होगा, E1 E2 E4 का भी इंटरसेक्शन 0 होगा। मतलब 2 का इंटरसेक्शन 0 है, इसका मतलब 3 का भी 0 होगा, 4 का भी 0 होगा, 5 का भी 0 होगा, और E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन अप टू En इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अगर इसका उल्टा हुआ, एक तो ये है कि अगर ये 0 है तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कोई भी 3 का इंटरसेक्शन 0 होगा, कोई भी 4 का इंटरसेक्शन 0 होगा, कोई भी 5 का इंटरसेक्शन 0 होगा, N का इंटरसेक्शन 0 होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है, N का इंटरसेक्शन 0 है, तो ये नहीं है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गए? तो ये जो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना चाहिए, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू व्हाट 5। ठीक है, इसको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, इसे हम पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, और पेयर वाइज एक्सक्लूसिव। ठीक है, और इसे एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहां पर ये छाप लो। इसके बाद अपन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी के सम्स करते हैं। तो ये एक मैंने सवाल दे दिया छोटा सा, इसमें अपन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता करना है। डाइस थ्रो करी, एक इवेंट है, नंबर इज प्राइम, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, नंबर इज 1 और 2। नंबर क्या है, 1 2 है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? अगर इंटरसेक्शन की कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सक्लूसिव नहीं है। देखो इधर, अगर ऐसा हो सकता है ना कि नंबर प्राइम भी हो और क्या हो जाए, आपका इवन नंबर भी हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। अगर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, प्राइम नंबर आ गया तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो नंबर इवन भी हो। मतलब प्राइम नंबर का आना इवन नंबर के आने की पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करता। समझ गए? इसका मतलब इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 E2 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं E2 E3 है कि नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई सब बता देंगे, है ना? क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बताओ? क्योंकि अगर इवन नंबर आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो इवन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, E3 E4 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि नंबर अगर ऑड हो गया तो उस केस में ये 1 भी आ रहा है। देखो ऑड नंबर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1,2 है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये वाली मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो अब अपन सवाल करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे। ये छाप लो यहां तक बस। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर आया। अब आपके मन में आए तो आप डिफरेंट ले सकते हो, आइडेंटिकल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिफरेंट ले लेता हूं, है ना, ऑरेंजेस को। 2 एक्सट्रीम फ्रूट्स आर, तो सबसे पहली चीज n फेवरेबल अपॉन n टोटल। n टोटल कितना होगा भाई, सब लोग जानते हैं, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखोगे आप, अगर आपने चारों सबको डिफरेंट ले लिया तो ये हो गया टोटल, है ना। तो इसके बाद अगर आप फेवरेबल की बात करोगे तो फेवरेबल में क्या है, एक्सट्रीम फ्रूट्स पर क्या करना है आपको, ऑरेंज जमाना है। तो सबसे पहले क्या करो, 3 ऑरेंजेस हैं, 3C2 से 2 ऑरेंजेस लेके 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दो। ओके, वो कहां अरेंज कर दिया आपने, ये यहां पर प्लेस पर और ये यहां पर प्लेस पर। इसके बाद आपके पास कितने फ्रूट्स बचे, इसके बाद आपके पास 5 फ्रूट्स बचे। उन 5 फ्रूट को 5 फैक्टोरियल तरीके से 5 जगह पर जमा दिया। तो कितना आ गया, ये हमारा फेवरेबल केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, n फेवरेबल अपॉन n सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर लाइन में अरेंज करने के तरीके कितने हैं। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा अपन ने, 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लो, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/7। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो किसी बच्चे ने अगर आइडेंटिकल भी लिया होगा तो आइडेंटिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिकल में क्या होगा, यहां पर जब आप लिखोगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आएगा। और जो ऊपर आएगा तो उस केस में क्या लिखोगे, कोई भी 2 उठाओगे। अब 2 उठाने का तरीका तो एक ही है, तो आप क्या करोगे, ये एक यहां पर जब जमाने के तरीके निकालोगे तो क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन लिख देना। ठीक है, कितने आइडेंटिकल हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा। देखो सेकंड नंबर वाला, 2 नेचुरल नंबर्स रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स।
दो रैंडम नेचुरल नंबर को क्या किया आपने, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला काम नंबर फर्स्ट, देयर सम इज ऑड। अगर सम ऑड है, अब ऑड सम कैसे आता है बताओ जरा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस एन एफ एन टी, है ना। तो एन एफ में क्या क्या मिलेगा आपको, देखो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके 20C2 हो गए, कोई भी दो नेचुरल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है, आया ना, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। फिर उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपके सम ऑड है, दोनों का सम क्या है, ऑड। देखो दोनों का सम ऑड कब आएगा, जब एक इवन हो जाएगा एंड फर्स्ट इवन एंड सेकंड ऑड। क्लियर है, क्लियर कि नहीं। तो एक इवन नंबर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करोगे, 10C1। एक ऑड नंबर सेलेक्ट करना है तो कैसे करोगे सेलेक्ट, 10C1। क्लियर है, डिवाइडेड बाई 20C2। तो आंसर कितना आ गया, 10 इंटू, अब इसमें ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों नेचुरल नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है ऐसा। तो यहां पर क्या लिखा आपने, 20 इंटू 19 इंटू 2, यहां पर कितना हो गया 10 इंटू 10। तो कितना आया आपका, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10/19। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट। Now come on the second number question. What is the answer for second? Sum is even. Sum even आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड। आइदर बोथ इवन और बोथ ऑड। देखो आइदर और लगा, क्या लगा, आइदर और, मतलब क्या लगेगा बीच में, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, एडिशन अपॉन 20C2। तो आइदर बोथ इवन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों इवन कैसे सेलेक्ट करोगे, 10C2। दोनों ऑड कैसे सेलेक्ट करोगे, 10C2 डिवाइडेड बाय 20C2। सॉल्व कर लो, जो आंसर आता है दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर सी नंबर, सेलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। सेलेक्टेड पेयर क्या है भाई, ट्विन प्राइम है। अब ट्विन प्राइम क्या क्या होते हैं ये तो जानना चाहिए आपको, 3 5 नहीं। सेलेक्टेड पेयर क्या है आपका, ट्विन प्राइम है, ठीक है। ट्विन प्राइम तो कितना, एक से पहले वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, सही है, ठीक है। हाँ ट्विन प्राइम क्या होते हैं आपके, 3 5 5 7 11 13 17 19। तो ये दो पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। इन चारों में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका 4C1 फेवरेबल केसेस NF अपॉन NS, ठीक है, अपॉन टोटल केसेस 20C2। दिस इज द आंसर, सवाल खत्म। कोई डाउट है, चमकता है सबको। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस क्या हो आपका 2 हो। फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर चूजन एट रैंडम एंड्स इन द डिजिट 6। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ आप, तो 10 इंटीजर ले लो जिसकी एंडिंग डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। मतलब एंडिंग डिजिट क्या हो सकती है, यही हो सकती है 10 पॉसिबिलिटी। इन 10 पॉसिबिलिटी में तो कुछ अलावा, इसके अलावा नहीं होगा। एंडिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसकी फोर्थ पावर क्या होगी, 0। एंडिंग डिजिट, एंड डिजिट फोर्थ पावर। तो इसकी एंड डिजिट क्या होगी, 1। इसकी एंड डिजिट क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसकी भी एंडिंग डिजिट 6 होगी। इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 1। इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी। इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 5 होगा। इसकी 6, इसकी कितनी होगी, 9 1। इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6। इसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, 1। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, सारे ऑड की 1 आ रही है ना। 5 की 5 आ रही है, 0 की 0 आ रही है, बाकी सबकी इवन की 6। और ये तो आंसर क्या आया, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप 10 ले रहे हो सैंपल स्पेस को, तो इसके फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 2
3 4, 1 2 3 4, तो 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5/10 आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी 4/10 that is equals to 2/5 and this is the answer of this question. ठीक है, डन, छाप लो। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपकी पी ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैसे होगा भाई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन एस माइनस एन ए होता है कि नहीं होता, अपॉन एन एस ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एन एस क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 माइनस एन ए अपॉन एन एस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, डाल लो, ऑड्स इन of an odds in favor of an event equals to number of cases favorable upon number of cases unfavorable। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ केसेस अनफेवरेबल, तो एन ए अपॉन एन ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसमें ऊपर नीचे सैंपल स्पेस का डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन एस क्या बनेगा, पी ए बनेगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है बच्चों, बोलो। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, ब्रैकेट में लिख लेना, इवेंट का नाम जो है वो मैंने ए दे दिया। अब एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बोलूं, ये ध्यान रखना इट इज अ रेशियो ओनली, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा भी हो सकता है, इसमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4 दे रखी है तो ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर, अब इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, आप यहां पर लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/4, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that is equals to 1/4, that is equals to 1/3 and this is the answer of the question. Clear है, बोलो। It is only a ratio, it is nothing, it is only a ratio। ये एक रेशियो होता है जो कि आप बताता है कि आपका ऑड्स इन फेवर, इसके फेवर में कौन कौन से ऑड्स, इनके फेवर में क्या क्या चीजें हैं। तो फेवरेबल केसेस अपॉन आपके अनफेवरेबल केसेस, उसमें क्या आता था, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यहां पर क्या आता है, फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस। अब अगर अनफेवरेबल केसेस कम है तो रेशियो 1 से बड़ा आएगा, अनफेवरेबल केसेस ज्यादा है तो रेशियो 1 से छोटा आएगा, ये सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद एक और होता है ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। अगेंस्ट एन इवेंट में इन फेवर ऑफ इवेंट क्या है बताओ जरा, अगर इन फेवर ऑफ इवेंट क्या है जो दे रखा है वो है, तो अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ केसेस अनफेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ केसेस, ये केसेस है ना, ठीक है, बराबर कितना हो गया, एन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन एन ए, ठीक है, बराबर 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए, है ना, ये ले सकते हैं।
अब जैसे इसी वाले सवाल में अगर मैं बोल देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4, तो ये ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इट इज अ ओनली रेशियो, ये आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। हाँ, लेकिन इसकी हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी इवेंट की एग्जांपल के थ्रू, मान लो एग्जांपल के थ्रू किसी इवेंट का जो ऑड्स अगेंस्ट मान लो आपको दिए है 1/3, ऑड्स अगेंस्ट आपको क्या दिए हैं 1/3, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है भाई, 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए, यही होता है ना ऑड्स अगेंस्ट, दैट इज इक्वल टू कितना 1/3। तो यहां से पी ए अपॉन 1 माइनस पी ए निकल आया, अरे निकल आया कि नहीं निकल आया, बोलो हाँ या ना। तो पी ए अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो यहां से क्या मिल गया 3 माइनस 3 PA इक्वल्स टू पी ए, तो यहां से पी ए इक्वल्स टू कितना निकल आया 3/4। तो यहां से आप क्या है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपके सवाल में कहीं यूज आ रही है तो उसको यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देने का कभी कभी एक और ये तरीका होता है, ऑड्स अगेंस्ट आप इवेंट बोल देगा ये इतना है, तो इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दी हुई है आपको। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो, इस पर बेस लिख दो, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो जल्दी से इन तीनों सवालों को सॉल्व कर लो, 2-2 मिनट का टाइम है तीनों के लिए, तीसरे वाले के लिए 5 मिनट है ना। देखो इधर कैसे भी मान लो, 2 तरीके होते हैं, 1/1 होता है रिप्लेसमेंट, मतलब एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या करो कि भाई 1/1 आप निकाल रहे हो, मतलब आप इकट्ठी 3 बॉल निकाल रहे हो ऐसा मान लो, है ना। अब 3 बॉल निकालते हो तो क्या लिखोगे, कितनी है भाई, ऑल रेड। अब आपको कलर से मतलब है, आप ज्यादा मत सोचो कि आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है। और अगर कलर से भी मतलब नहीं है तो भी हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, मान लो डिफरेंट है तो क्या लिखोगे 5C3 अपॉन 9C3, यही लिखोगे 5C3 अपॉन 9C3 एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, कितनी आ गई 5 × 4 × 3 अपॉन 9 × 8 × 7, कितना कैलकुलेट होकर आ गया 5/42। तो क्या बोला है ऑड अगेंस्ट कितना दिया भाई 1 माइनस 5/42 अपॉन 5/42, यही होता है ना, कितना आ गया, ठीक है, हो गया सवाल। हाँ, अब आप ऐसा भी मान सकते थे कि भाई आपने एक एक करके निकाला, तो ये भी कर सकते थे 5। अब हमें पता नहीं है ना कि भाई इसमें आपका 1/1 निकाला है या इकट्ठा निकाल लिया है, तो इकट्ठा निकाल लो 1/1 निकालो, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, जैसे पहली बार अगर मान लो आप वो मानते आइडेंटिकल मान लेते, तो उस केस में पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाती, दूसरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, दैट इज इक्वल टू 4/8, तीसरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोनों से सेम आता है आंसर, ओके। अब देखो दूसरा वाला सवाल, पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड थ्रोन कास्ट, मतलब ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है कभी भी पेपर में सवाल में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शो फेस 1। पेयर ऑफ डाइस आप ये मानकर चलो कि अलग अलग ही हैं, ठीक है। तो अगर पहली डाइस पर देखो क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शो द फेस 1, कम से कम एक डाइस पर फेस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 आया पहली पर, तो दूसरे पर क्या आएगा 2 3 1 1 1 1 2, इसके बाद कहां तक 6 तक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दूसरी वाली डाइस पर क्या आ जाए D1 D2, है ना। या फिर दूसरी वाली डाइस पर क्या आएगा, ऐसा हो सकता है D1 हो जाए यहाँ पर, यहाँ D2 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 2 1 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर ऑफ केसेस ये हो गए, 5 नंबर ऑफ केसेस ये हो गए। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, NF इक्वल्स टू कितना 5 + 6 इक्वल्स टू 11, एन टोटल इक्वल्स टू कितना आ गया 36। जानते हो ना आप कैसे आता है डाइस पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 6 × 6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 11/36 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर
ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सबने अटेम्प्ट कर लिया है। लीप ईयर रैंडमली सेलेक्टेड, लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट किया। भाई लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं बताओ जरा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब अपने पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। कितने बचते हैं लीप ईयर में? 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। अब 2 डेज एक्स्ट्रा में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब आपसे पहला सवाल बोला, देखो 2 डेज एक्स्ट्रा में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर 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 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोलो इन 7 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी? यस और नॉट? क्यों पॉसिबिलिटी होगी? अब आप कहोगे संडे के संग थर्सडे आ जाए, भाई ऐसा तो होगा नहीं, संडे के बाद में मंडे आएगा। अगर 2 एक्स्ट्रा बचेंगे तो या तो संडे मंडे बच सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे बच सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे बच सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे बच सकता है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमारे कितने हो गए भाई? 7 हो गए। पहला वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको बोला है 53 संडे एंड 53 मंडे, संडे भी 53 हो और मंडे भी 53 हो। इसका मतलब संडे मंडे दोनों 53 होने चाहिए। दोनों 53 कब होंगे? इससे पहले कितने होते हैं? 52 हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों डे ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 53 संडे हो जाएंगे। समझ गए? 364 तक क्या होता है, 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें संडे मंडे सारे हो जाते हैं, तो 52 संडेज हो जाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि आपके यहां से एक एक संडे मंडे और आ जाए तो उसके इसमें क्या हो जाएंगे? 53 संडे मंडे हो जाएंगे। तो 53 संडे मंडे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर 1 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है। इन 7 में से 1 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या पॉसिबल है? 7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 53 एंड संडे एंड मंडे प्रोबेबिलिटी? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/7। क्लियर है सबको? बोलो। अब इसके बाद मुझे बताओगे आप लोग, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 7 ही होंगे। अब 53 संडे हो जाए, या फिर कैसे हो सकता है 53 संडे? या तो यहां से हो सकते हैं, इस वाले बॉक्स से हो सकते हैं, या फिर इस वाले बॉक्स से हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल केसेस है? बोलो। 2। समझ में आया सबको? 2/7 आंसर है, ठीक है। अब थर्ड वाले की बात करोगे, थर्ड वाले में क्या है? 53 या तो संडे हो जाए या फिर 53 मंडे हो जाए। मतलब इन दोनों में से कोई एक 53 होगा चलेगा, दोनों भी 53 होंगे तो भी चलेगा। तो संडे देखो, सैटरडे तो देखो, सैटरडे संडे मंडे बोला ना, तो सैटरडे संडे एक तरीका, संडे मंडे एक तरीका, मंडे ट्यूसडे एक तरीका। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये कितने तरीके हो गए? आपने फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हमारे? 7। ओके, आंसर ऑफ दिस इज 3/7। ओके, नोट डाउन करो। एक छोटी सी चीज लिख सकते हैं, जो हमारे वेन डायग्राम के सारे लॉ हैं वो प्रोबेबिलिटी में वैलिड हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मतलब एटलीस्ट 1 इवेंट। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3 में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या लिखोगे आप? समेशन ऑफ पी ए माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो के जितने भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है वो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये 2 टाइम्स नहीं, प्लस माइनस प्लस, है ना, ये हमको मिलता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई n इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a1 यूनियन a2 डॉट 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 यूनियन
ए एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी ए आई माइनस समेशन ऑफ पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस, जानते हो ना फॉर्मूला ये टेढ़ा मेढ़ा वाला, इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, तीन तीन के इंटरसेक्शन प्लस डॉट 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 माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू probability of a1 इंटरसेक्शन a2 डॉट 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 an, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और ये -1 की पावर क्या लिख दिया हमने, एक वाले में ये है, दो वाले में नेगेटिव है, तो n+1 है ना, ऐसा लिख दिया हमने। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में अगर मैं आपसे एक चालाकी भरी बात कर लूं, अगर इसी में मैं बोलूं आपसे इफ A and B are mutually exclusive, तो क्या लिख दूंगा मैं, probability of A union B equals to probability of A प्लस probability of B। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ, समझ में आता है सबको? क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारी ये एक तरीके से हमारा ये एडिशन थ्योरम हो जाती है ना, ठीक है। अगर इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये वाला जो रिजल्ट होगा ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 डॉट 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 यूनियन an इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an। समझ में आया? तो ये जो होती है ये हमारी, इसको अपन क्या है कुछ कुछ जगह एडिशन थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है, एडिशन थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, अच्छे से लिख लो एडिशन थ्योरम, ठीक है, छाप लो जरा यहां तक, इसके बाद एक और नई चीज पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जो अपने लॉ होते हैं पुराने वाले सब लॉ हैं, वो सारे जो वेन डायग्राम के लॉ हैं वो सारे लॉ यहां पर वैलिड हैं, जो वहां पर बोला जाता था वही यहां पर बोला जाता है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, बोथ और एंड, ये शब्द यूज किए जाएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ओके, नोट डाउन करो। बाकी वेन डायग्राम के जो सवाल होते हैं वो पुराने तरीके से हम सॉल्व करते थे, वो सारे मेथड आपके प्रोबेबिलिटी में वैलिड है वेन डायग्राम के, ठीक है ना। इसका मतलब तो जानते हो ना, तीन तीन के जितने इंटरसेक्शन पॉसिबल उनका सबका समेशन, ये सब जो अपन ने पहले लिखे हुए हैं 11th में, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें आपको इस तरीके से दिया होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन बी इवेंट हैज अकर्ड। क्या बोला, गिवन बी इवेंट हैज अकर्ड, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज अकर्ड। मतलब बी इवेंट 100% हो चुकी है, ये आप श्योर हो कि बी इवेंट हो चुकी है। जैसे एग्जांपल समझो, पहले समझते हैं कि भाई, अगर मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू गिवन
प्राइम नंबर हैज अकर्ड, डाइस फेंकी गई हैं, ठीक है, और आपको बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालनी है। ये दिया हुआ है कि आपका प्राइम नंबर आ चुका है डाइस पर। अब प्राइम नंबर आ चुका है तो पहली चीज तो ये बताओ कि प्राइम नंबर अगर आ गया है तो इसका मतलब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ गई है, 2, 3 या फिर 5 में से कोई एक आ चुका है कि नहीं, बोलो। अब प्राइम नंबर अगर आ चुका है तो ये बताओ मुझे सैंपल स्पेस क्या बन गया। आपको बोला कि एक मैंने वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है, और आपको बोला कि प्राइम नंबर आ चुका है। अब प्राइम नंबर का आना अगर मैंने बोला कि 2, 3, 5 है ये, अब आपसे क्या बोला इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कमिंग, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पार्टी तो होगा, इसका होगा कि नहीं होगा। अब सुनो ऐसे, अब इसको ऐसे सुनो, अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट गिवन बी इवेंट हैज अकर्ड, बी इवेंट हो चुकी है, मतलब बी इवेंट ही एक तरीके से सैंपल स्पेस हो जाएगी इसमें। अगर आपने बोला कि ए इवेंट है बी इवेंट है, ये ए है ये बी है, आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, दिया हुआ है कि इवेंट बी हो चुकी है। अब मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यही वाला पार्ट तो होगा आपका फेवरेबल पार्ट कि नहीं होगा, सोच समझ के बताओ और बोलो। अगर मैंने बोला कि इवेंट बी हो चुकी है, मतलब डाइस में प्राइम नंबर आ चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हैज अकर्ड। अगर प्राइम नंबर आया है मतलब 2, 3, 5 में से कुछ आया होगा, इसका मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 अपॉन, मतलब 2 क्या है, फेवरेबल बेस क्या हो गया, 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 3 केसेस हो गए। तो इसमें जो सैंपल स्पेस होता है ना, जो इवेंट हो चुकी होती है वो अपने आप में सैंपल स्पेस बन जाती है, समझ गए। तो अगर आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, बॉक्स के अंदर ये लिखा अपन ने ए बी, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिखेंगे तो वो क्या होगा, यहां पर देखो बी इवेंट हैज अकर्ड, मतलब बी सैंपल स्पेस बन गया, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं होगी, मतलब या जो सारी इवेंट होंगी वो इसी के अंदर से होंगी, बी इवेंट हो चुकी है, हम कंफर्म है, समझ गए। 2, 3, 4 आ चुका है, अब 5, 7, 5, 6 से नहीं आएगा उसमें, ठीक है। उसमें अगर आपने प्राइम नंबर बोला, सॉरी प्राइम नंबर बोला है तो 2, 3, 5 आ चुका है, उसमें 1 या फिर आपका 4 या फिर 6 नहीं आएगा, मतलब सैंपल स्पेस यहीं से बनेगा। तो इसमें जो अपना फेवरेबल पार्ट होगा वो क्या होगा, ए, इसमें जो अपना फेवरेबल पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए अपॉन नंबर ऑफ केसेस। अब ए खाली ए नहीं लिख सकता, ये ए का कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, नजर आता है, ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया कि नहीं आया, अपॉन एन बी। क्लियर है तो बताओ, नहीं क्लियर है तो ना बोल दो। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है अपने को, इसमें क्या होता है, जो बी इवेंट है वो सैंपल स्पेस बन जाएगी, क्योंकि अब जो इवेंट होनी है बी में से ही होगी, अब समझ गए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ओवरऑल सैंपल स्पेस का डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आपने यहां पर डिवाइड कर दिया एनएस का, तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्लियर है सबको बच्चों, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को तो बोलते जाओ, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, छाप लो जरा यहां तक, ठीक है। तो यहां से देखो एक चीज समझ में आती है हमको, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं तो उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इवेंट हैज अकर्ड लिख सकता हूं, ऐसा कि नहीं लिख सकता, बोलो हाँ या ना। अरे लिख सकता हूं, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, चलो तुम्हें ऐसे इससे करना है, चलो लिखो, बी इवेंट हो गई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिख सकता हूं। हाँ, इसको लिखने का एक मैं प्रॉपर एक मतलब कहते हैं ना, आपको प्रॉपर पैटर्न बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। अब देखो अगर आप ऐसा लिखते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इससे लिंक मत करना, ये मैं किसी भी इवेंट से बोल रहा हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इवेंट हो गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये इसके बराबर होगा। समझे? ये याद रखने का तरीका है, इसको याद रखो अच्छे से, जैसे तरीका बता रहा हूं। अब सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी देखना 2 मिनट में आएगा ये, अभी करके बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब देखो ए बी हो गई, बी भी हो गई, यहां पर ए हो गई तो बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब यहां पर यहां से यहां तक आने में ए और बी दोनों हो गई। अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी। इस ए बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी बोथ हो गई है जब, समझे? और आप करके देखो 2 मिनट में, देखो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बॉक्स में बंद कर लेना, ये काम की चीज है जो बता रहा हूं अभी इसी से थोड़ी देर में अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया अपना, यहां पर अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना अपन ने लिखा, अब देखो यहां से अगर आप इसको देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे, ए इंटू फॉर्मूला, हाँ अभी बता रहा हूं कहां पर, ये इंटू तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ऐसा बोलो हाँ या ना? फिर यहां पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी, यही लिखोगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी, इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे ना। इसको क्या लिखोगे, सी को क्या लिखोगे, यहां पर ए बी को क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो जरा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नजर आ रहा है क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, समझ गए? तो ये चीज याद रखना, जो मैंने बोला है इसको जरूर याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी। ए हो गया, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो गया, सी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए बी हो गया, समझ गए? यहां पर तक ए बी हो गया, यहां तक ये हुआ, यहां तक ए बी हो गया, यहां तक क्या हो गया, सी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए बी, समझ गए? तो ये याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, यहीं से अपन एक थ्योरम निकालेंगे थोड़ी देर में, जैसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लेंगे देन हम एक थ्योरम निकालेंगे, उसका नाम होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, यहां तक नोट डाउन करो। चलो देखो, इसके बाद लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट। नाम से क्या पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्वतंत्र। इवेंट मतलब क्या होता है, घटना, स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना है मतलब स्वतंत्र क्या होता है, पड़ोसी को इधर से मतलब ना हो, उसको इधर से मतलब ना हो, समझ गए? इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence or non-occurrence of other event. If occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of one if occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of another इवेंट, है ना? occurrence or non-occurrence of one event does not affect the possibilities of probability of occurrence or non-occurrence of another event. समझ गए? एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट की होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर वो क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, तो हम ऐसी इवेंट्स को क्या बोलते हैं, ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप बोले कि भाई एक बस एक्सीडेंट
इन इंडिया, एक इवेंट आपने ये बोल दी, एंड एरोप्लेन क्रैश, एरोप्लेन क्रैश फ्रॉम एरोप्लेन क्रैश, है ना। तो ये आपस में जनरली क्या है, अपन स्वतंत्र घटनाएं बोलेंगे, है ना। क्यों बोलेंगे भाई, ऐसा मान के नहीं चल रहे हैं कि भाई एरोप्लेन जिसका क्रैश हुआ, जो पर्सन चला रहा था उसका चाचा वो बस एक्सीडेंट में मारा गया, मतलब वो एरोप्लेन क्रैश हो गया तो उसके चाचा को सदमा लग गया, उसने बस को टक्कर मार दी। तो ऐसा अपने को कुछ नहीं सोचना है ना। इवेंट क्या है, मतलब अगर एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ, अब ऐसा भी नहीं सोच रहा कि एरोप्लेन क्रैश हुआ इसके बस के ऊपर आके गिर गया तो काम खत्म, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, एरोप्लेन का क्रैश होना या ना होना इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बस एक्सीडेंट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट जो है वो आपकी क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ गए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इफ अगर मैं बोलूंगा आपसे कि भाई इफ ए एंड बी आर, अच्छा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, बताओगे जरा, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होगा, कोई बता सकता है, बताओ। एक बच्चे का आंसर आया 0, पानी में डूब सकते हैं हम। अबे एक इवेंट है, उसके होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का बी के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल ही तो रहेगी ए गिवन बी। अब बी इवेंट हो जाए या ना हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ए ही रहेगी, यही तो बोल रहा है वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे। समझ गए, तो ये इसके इक्वल हो गई, लेकिन हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, ये चीज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहां से हमारी एक चीज निकल कर आ जाती है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चमकता है कि नहीं चमकता, बोलो। इसी को कुछ लोग बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसी को कुछ लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, कुछ लोग इसी का नाम दे देते हैं। अच्छा अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इफ ए बी सी इंडिपेंडेंट है, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब होगा कि नहीं होगा, बी गिवन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल होगा। अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसे ही यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा अभी एक चीज और रह गई, क्या रह गया बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी सी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी। अब अगर ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। समझ गए। तो ऐसी कितनी कंडीशन मिली, 1 2 3 4। जब तक ये चारों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा
तब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये भी फॉलो होनी चाहिए, ये भी फॉलो होनी चाहिए, ये भी फॉलो होनी चाहिए, ये भी फॉलो होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस क्या क्या मिलेंगी आपको, ध्यान से देखो। ये तो 3C2 हो गई, 1 2 3, देखो 3C2 हो गया। 3 में से कोई भी 2 इवेंट को लेकर इंटरसेक्शन वाले में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वैलिड होनी चाहिए। दूसरा, तीनों इवेंट ले लिया तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वैलिड होनी चाहिए, लिख दिया PA PB PC, समझ गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ कंडीशन, यहां पर लिखते हैं if A B A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस क्या होंगी, ऑफ कंडीशंस इक्वल्स टू कितनी आएंगी, देखो 2 के सारे इंटरसेक्शन में वैलिड होगा तो NC2, ये 2 के इंटरसेक्शन बनते हैं, PNC पढ़ी है हमने। फिर उसके बाद 3 के इंटरसेक्शन NC3, फिर 4 के इंटरसेक्शन NC4 डॉट 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 NCN। ये सारे इंटरसेक्शन में ये चीज वैलिड होनी चाहिए। और ये चीज किसके इक्वल होती है, आप पढ़े लिखे हो, 2n - 1 - NC1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2n - 1 - n, याद है ना। तो ये अपने टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं। इसको भी आप चाहो तो एक बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। क्लियर है सबको, कौन कौन सी होंगे, 2 के इंटरसेक्शन, 3 के इंटरसेक्शन, 4 के इंटरसेक्शन, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से एक चीज देखते हैं, अब ये जो अगर मैं लिख दूं एन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो क्या इंप्लाई करता है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर एन इवेंट इंडिपेंडेंट है तो वो क्या डिपेंड करता है, वो क्या कहता है कि ये सारी इवेंट पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब कोई भी 2 के अगर आप पेयर सेलेक्ट करते हो तो वो इंडिपेंडेंट होगा, बट वाइज वर्सा नहीं लिखता, चलो मैं ये लिखता हूं, बट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट डज नॉट इंप्लाई that an event independent n pair wise independent। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब n पेयर है, उसमें से 2 के जितने पेयर आप बना सकते हो, अगर वो सारे पेयर इंडिपेंडेंट हैं, मतलब PA इंटू PA इंटरसेक्शन भी बराबर PA इंटू PB के इक्वल है, ऐसी 2 के जो भी हैं सब में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ रही है। तो यहां से ये नहीं बोल सकते कि आप n इवेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि 2 का पेयर मल्टीप्लाई में आता है। अगर मान लो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB है, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर PA इंटू PB इंटू PC होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन n इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसमें तो सारी कंडीशंस ही आती हैं। अब सारी कंडीशंस आती हैं तो इसमें ये पेयर वाइज तो आ ही रही है कंडीशन, तो n इंडिपेंडेंट इवेंट है जो पेयर वाइज होगी। लेकिन अगर आप n पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो n इवेंट जो होंगी वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं होंगी, इस बात का कोई फर्क नहीं, इस बात का हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। यहां से एक चीज पता चलती है, अगर आपको n जो भी इवेंट है अगर आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है, अगर मान लो n इवेंट है इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो वो ये सारी कंडीशंस को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप कहेंगे इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट है इंडिपेंडेंट है तो क्या लिखोगे, A इंटरसेक्शन भी बराबर PA इंटू PB, ये प्रूफ कर दिया तो कह दो सीधे इंडिपेंडेंट है, समझ गए। ओके, नोट डाउन करो यहां तक। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।